जो केमिकल रिएक्शंस है उनके बारे में हम कल डिस्कस कर रहे थे। हमने वाटर की रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ी थी, ठीक है। सोडियम प्लस H2O NaOH प्लस H2 बनेगा। फोटोसिंथेसिस रिएक्शन भी पढ़ी थी, जो भी एक तरह से वाटर की रेडॉक्स रिएक्शन है, ठीक है। कुछ और भी मैं रिएक्शन की बात करूं, ठीक है, जो कुछ इंपॉर्टेंट है ना। यदि आप फ्लोरीन की रिएक्शन वाटर से कराओगे तो क्या बनेगा। यदि आप क्लोरीन की रिएक्शन वाटर से कराओगे तो क्या बनेगा। यदि आप ब्रोमीन की रिएक्शन वाटर से कराओगे तो क्या बनेगा। और यदि आप आयोडीन की रिएक्शन वाटर से कराओगे तो क्या बनेगा। हेलोजेंस की बात करें, हेलोजेंस है जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, उनका वाटर के प्रति जो बिहेवियर है वो क्या होता है, अलग अलग होता है, ठीक है। सारे हेलोजन है वो एक जैसी रिएक्शन शो नहीं करते, ठीक है। उसका रीजन ये है कि बात करूं मैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन की, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो हेलोजेंस की टॉप टू बॉटम जाने पे ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होती है, डिक्रीज होती है। ऑक्सीडाइजिंग पावर है वो डिक्रीज होती है। फ्लोरीन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ना। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज फ्लोरीन है वो इलेक्ट्रॉन का गेन बहुत इजीली कर लेता है ना। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, ठीक है, दैट्स वाई, है ना। तो आप जैसे टॉप टू बॉटम जाओगे तो हेलोजेंस की जो ऑक्सीडाइजिंग पावर होती है वो डिक्रीज होती है। और ऑक्सीडाइजिंग पावर के डिक्रीज होने के साथ साथ ही उनका जो वाटर के साथ बिहेवियर है वो भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ना। एक फ्लोरीन वाली एनसीईआरटी में गिवन है, बाकी नहीं गिवन है ना। बाकी कई और चैप्टरों में रिपीट हो जाती है, बट आप इसको नोट डाउन कर लेना, ठीक है। देखो ध्यान दो, फ्लोरीन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने के कारण वाटर को क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा। वाटर को क्या कर देगा, वो ऑक्सीडाइज कर देगा, ठीक है। तो फ्लोरीन खुद तो किस में चला जाएगा, हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होकर क्या बना लेगा, HF बना लेगा, ठीक है, प्लस, और जो ऑक्सीजन है, ठीक है, वो ऐसे बाहर निकल जाएगी इससे। देखो मैंने क्या बताया है, फ्लोरीन क्या होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। उसके कारण ये क्या कर देता है, वाटर को भी ऑक्सीडाइज कर देता है। कैसे, देखो फ्लोरीन कौन सी स्टेट में है, बिल्कुल यहाँ पे जीरो स्टेट में है, ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो है यहाँ पे, ठीक है ना। जब भी फ्री स्टेट में तो जीरो चार्ज है इसके ऊपर, ठीक है। ऑक्सीजन में जो चार्ज है वो कितना है, -2 है ना। अब आप देखो HF बनाए, HF में आपका फ्लोरीन कौन सी स्टेट में है, -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ठीक है। और ऑक्सीजन है वो जीरो में चला गया। तो ध्यान दो, फ्लोरीन जीरो से -1 में जा रहा है, ठीक है। उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। बताओ फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, टेल मी। यदि फ्लोरीन जीरो से -1 में जा रहा है तो ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। कल मैंने बताया था, यदि किसी एलिमेंट, ध्यान दो, दोबारा दोबारा समझ लो, यदि किसी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो रही है, ठीक है, मतलब कम हो रही है, तो उसका क्या होता है, रिडक्शन होता है। रिडक्शन क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। यदि आपको ना सीधा सीधा देख सकते हो, देखो जीरो है, -1 में गया है, तो क्या किया होगा उसने, गेन ही तो किया है। इलेक्ट्रॉन का गेन करने से तो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। तो सीधा सीधा रिडक्शन हो रहा है, मतलब आप ऐसे ही समझ सकते हो। या आप डायरेक्ट मेरा ट्रिक यूज कर लो, यदि किसी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रही है तो उसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। यहाँ पे फ्लोरीन का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो बताओ फ्लोरीन कौन सा एजेंट हुआ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ या रिड्यूसिंग एजेंट हुआ। जिसका रिडक्शन होता है वो कौन सा एजेंट होता है, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दूसरों का तो क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं, और खुद का क्या करते हैं, रिडक्शन करते हैं, ठीक है। तो फ्लोरीन है यहाँ वाटर को क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है, और खुद क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। ध्यान दो, ऑक्सीजन है वो -2 से किस में जा रही है, जीरो में जा रही है ना। ऑक्सीजन क्या हो रहा है, फ्री स्टेट में, तो -2 से जीरो में जा रही है। जब -2 से जीरो में जाता है तो ऑक्सीजन स्टेट क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है। तो ये वाली आप रिएक्शन पता ध्यान में रखना। एनसीईआरटी में उसको ऐसे भी लिखा गया, देखो बैलेंस कर लो, यहाँ पे 2 फ्लोरीन है तो यहाँ पे 2 आ जाएंगे, ठीक है। इसी चीज को एनसीईआरटी में ऐसे भी लिखा गया है, एक्वस सॉल्यूशन है, ठीक है। तो इसको डिसोशिएट करके भी लिखा गया है ऐसे, 2H प्लस एक्वस प्लस 2F नेगेटिव एक्वस भी आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। 2 पार्ट्स में ब्रेक करके भी लिख सकते हो, केटाइन और एनाइन की फॉर्म में, ठीक है। वो भी गलत नहीं है, या आप डायरेक्ट HF बना लो तो भी गलत
नहीं है, ठीक है। तो फ्लोरीन की वाटर के साथ रिएक्शन ये होती है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वैसे क्लोरीन की वाटर के साथ रिएक्शन क्या होती है, फ्लोरीन से अलग होती है, क्योंकि टॉप टू बॉटम जाने पे ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो यहाँ पे जो रिएक्शन होती है, मैं एक बार दोबारा बताऊंगा जब भी कोई दूसरा चैप्टर आएगा उसमें, ठीक है। फिलहाल आप इसको ध्यान दे लो। यहाँ पे क्लोरीन प्लस H2O बनाते हैं HCl प्लस HOCl, क्या बनाते हैं HCl प्लस HOCl। ब्रोमीन और H2O क्या बनाते हैं HBr प्लस HOBr, ठीक है ना। HCl होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बताइए। और HOCl का नाम होता है हाइपोक्लोरस एसिड, इसका नाम होता है हाइपोक्लोरस एसिड, ठीक है। वैसे इसका नाम हाइपोब्रोमस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हाइपोब्रोमस हो जाएगा, ठीक है। तो क्लोरीन की वाटर के साथ रिएक्शन ये होती है, ब्रोमीन की वाटर के साथ रिएक्शन ये होती है, ठीक है। एनसीईआरटी में भी इस चैप्टर में एक ही रिएक्शन गिवन है, मैंने बाकी की भी इसलिए लिखा रहा हूँ ताकि आगे भी आप इन चीजों को पढ़ोगे और वहां पे आपको थोड़ा बहुत ये याद हो जाए, ठीक है। आयोडीन की वाटर के साथ रिएक्शन क्या होती है ना, होती है फ्लोरीन जैसी ही है, बट क्या होती है, HOCl का नाम हाइपोक्लोरस एसिड होता है, HOCl हाइपोक्लोरस एसिड, हाइपोक्लोरस एसिड। ये नाम कैसे पता चलता है इनके बारे में बताऊंगा, अभी ऑफलाइन की बात करते हैं हम, ठीक है। जब भी आएगा तो आपको ना क्लास में मैं जरूर डिस्कस करूंगा कि हाइपो कैसे लगा दिया, ठीक है, तो ये भी बताएंगे। तो ये हाइपोक्लोरस एसिड होता है, ठीक है। तो क्लोरीन प्लस H2 क्या बनाते हैं, HCl प्लस HOCl बनाते हैं। HCl आप जानती हो, HOCl होता है हाइपोक्लोरस एसिड। और ब्रोमीन का बिहेवियर भी सेम होता है, बट आयोडीन के साथ रिएक्शन क्या होती है, जस्ट रिवर्स होती है, मतलब होती फ्लोरीन जैसी है, मतलब यहाँ पे क्या बनाएगा HI, ऊपर वाली ध्यान दो फ्लोरीन वाली, 2HI प्लस हाफ O2, ठीक है। बट रिवर्स होती है, उल्टा चलता है बिल्कुल, है ना। आयोडीन प्लस H2O ये नहीं बनाते, HI प्लस O2 बनाते हैं, ये चीज बनती है। ऐसा क्यों होता है बताओ, मैंने अभी भी बताया था कि टॉप टू बॉटम जाने पे ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो आयोडीन यहाँ पे कौन से एजेंट की तरह काम कर रहा है, ध्यान से देखो। आयोडीन यहाँ पे -1 में, ध्यान दो, इस स्टेट इस साइड में -1 में है, और किस में जा रहा है, 0 में जा रहा है। बताओ जब -1 से 0 में जाता है तो क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ है रिडक्शन, -1 से 0 में जाएगा तो ऑक्सीडेशन हुआ है रिडक्शन, -1 से 0 में गया, ऑक्सीडेशन हुआ ना, क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। तो जो ऑक्सीडेशन होता है जिसका, वो कौन से एजेंट की तरह काम करता है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है, ठीक है। आयोडीन की रिएक्शन है वो रिड्यूसिंग एजेंट के बेसिस पे है, ठीक है। और फ्लोरीन की रिएक्शन है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बेसिस पे है, ठीक है। तो ध्यान दे लो, ये कॉपी कर लो या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप अभी, ठीक है, आप अपनी कॉपी में लिख लेना। ये ऑक्सीजन पूरे ही तो है, पूरे है ना, बैलेंस है सारी, कहीं नहीं गया है। इसका स्क्रीन शॉट ले लो या कॉपी में कॉपी कर सकते हो आप। डन हो गया, हाँ नोट कर लो इसको। हाँ नोट्स में लिखना है, हाँ नोट्स में लिख लेना, ठीक है, साइड में जो भी है ये चीज, मतलब बाकी एनसीईआरटी में नहीं है तो लिख लेना, ठीक है। बाकी एक तो एनसीईआरटी में सारी नहीं है, ठीक है। चलो ठीक है, ये तो ही वाटर की रेडॉक्स रिएक्शन की बात की हमने, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो वाटर की हाइड्रोलिसिस रिएक्शन की। कौन सी रिएक्शन की, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन की। हाइड्रोलिसिस रिएक्शन का मतलब क्या होता है, यदि किसी रिएक्शन में किसी कंपाउंड के साथ वाटर रिएक्शन कर रहा है, ऐसे रिएक्शन को हम हाइड्रोलिसिस रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। ये भी क्या थी, एक तरह से हाइड्रोलिसिस रिएक्शन थी, बट उसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है, ठीक है, उसको हमने रेडॉक्स नाम दे दिया, है ना। हाइड्रोलिसिस रिएक्शन की बात करते हैं, ठीक है। देखो एक रिएक्शन है एनसीईआरटी में, P4O10 प्लस H2, P4O10 फॉस्फोरस का ऑक्साइड है, क्या है, फॉस्फोरस का ऑक्साइड है। इसमें फॉस्फोरस की आप ऑक्सीडेशन स्टेट देखो तो +5 आएगी, आएगी नहीं आएंगी, 4 फॉस्फोरस है, +20 चार्ज, 10 ऑक्सीजन है, एक पे -2, तो 10 पे कितना हो गया, -20 हो जाएगा, बैलेंस है पूरी, ठीक है। बताओ फॉस्फोरस का ऑक्साइड एसिडिक होता है या बेसिक होता है, फॉस्फोरस का जो ऑक्साइड होता है वो एसिडिक होता है या बेसिक नेचर का होता है, फॉस्फोरस का ऑक्साइड है वो
वो एसिडिक नेचर का होता है या बेसिक नेचर का होता है? हाँ शाबाश, कौन सी नेचर का होता है? एसिडिक नेचर का होता है। नॉन मेटल का ऑक्साइड है तो नॉन मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं? एसिडिक नेचर के होते हैं। मैंने आपको पीरियोडिक टेबल में भी पढ़ाया था, ठीक है ना? वहां से एक्चुअली में इन सब चीजों के बारे में हम देखते हैं। नॉन मेटल का ऑक्साइड क्या होता है? एसिडिक नेचर का होता है। हाँ हरजोत सिंह क्या है, मैसेज कर दो, ठीक है। तो ये एसिडिक नेचर का होता है। तो P4O10 प्लस वाटर आपस में रिएक्शन करके क्या बनाएंगे? एक एसिड ही बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एसिड बनाएंगे। क्या बनाएंगे? देखो H3PO4 बनाएंगे। H3PO4 ये फॉस्फोरस का ऑक्सी एसिड है ना? इसमें फॉस्फोरस का ऑक्सी एसिड है। ऑक्सी एसिड क्या होते हैं? जिसमें जो H+ होता है वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा होता है ना, जैसे H2SO4 है, ये सारे ऑक्सी एसिड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट भी कितनी है? 5 है ना? आप देख लो यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे भी क्या है? 5 है। +5 चार्ज कैसे आया? अरे भाई मान लो फॉस्फोरस x चार्ज, कितने फॉस्फोरस है? 4 है तो 4x। एक ऑक्सीजन पे चार्ज कितना होता है? -2। 10 पे कितना हो जाएगा? माइनस, मल्टीप्लाई कर दो। ओवरऑल चार्ज कितना है इस पे? 0 है, न्यूट्रल है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20/4 आ जाएगी ना, 5 ही तो आ जाएगी, ठीक है। एक ऑक्सीजन पे, एक फॉस्फोरस पे चार्ज कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा ना। फॉस्फोरस का x मान लो पता नहीं है तो कितने फॉस्फोरस है? 4x। और ऑक्सीजन पे एक पे चार्ज होता है -2, ठीक है। 10 पे कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई कर दो 10 से, ठीक है। इजी है, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट में आपको मैं पढ़ाऊंगा ये चैप्टर में, ठीक है। अभी आपने वो चैप्टर पढ़ा नहीं है ना ऑक्सीडेशन वाला, तो वहां पे सिखाएंगे। तो यहाँ पे H3PO4 पे भी चार्ज कितना आएगा? +5 आएगा। मतलब सीधी सीधी बात है, यदि आप एसिडिक ऑक्साइड की रिएक्शन वाटर से कराओगे तो क्या बनेगा? एसिडिक सॉल्यूशन ही बनेगा। और यदि आप बेसिक ऑक्साइड की रिएक्शन वाटर से कराओगे तो बेसिक ही बनेगा, ठीक है। जैसे आपने मैग्नीशियम ऑक्साइड की रिएक्शन वाटर से करवाते, ठीक है, तो फिर क्या बनता? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनता। क्या बनता? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन हो जाता, ठीक है। MgOH का होल ट्वाइस बन जाता। मतलब देखो एसिडिक ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन करके एसिडिक सॉल्यूशन बनाएगा और बेसिक ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन बेसिक सॉल्यूशन ही बनेगा, ठीक है। देखो इसको और समझने के लिए मैं इसे आपको समझा सकता हूँ। जैसे SO2 है, इसकी रिएक्शन आप वाटर से कराओगे, एक SO3 की रिएक्शन आप वाटर से कराओगे, बताओ क्या बनेगा? बता सकते हो? SO2 है, नॉन मेटल का ऑक्साइड है, एसिडिक होता है, बताओ कौन सा एसिड बनेगा? देखो यहाँ पे तो बनेगा कौन सा? H2SO3। यहाँ पे बनेगा H2SO4। कैसे बना? यहाँ पे सल्फर +4 में है तो यहाँ पे भी आपका सल्फर +4 में ही आएगा। यहाँ पे सल्फर +6 में है, यहाँ पे भी आपका सल्फर कितना आएगा? +6 में आएगा, ठीक है। इसको सल्फ्यूरस एसिड बोलते हैं, इसको सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं, है ना। ध्यान देना, जिस हिसाब से ऑक्सीडेशन स्टेट होती है उसी हिसाब से आपका एसिड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और भी रिएक्शन हाइड्रोलिसिस की बात करें, एक और रिएक्शन की बात करें, SiCl4 प्लस H2। SiCl4 है, ये कोई एसिडिक बेसिक नहीं है, इसकी आपको नॉर्मल रिएक्शन है वो आपको ऐसे याद ही करनी पड़ेगी। यहाँ पे आप कोई ट्रिक वगैरह यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो क्लोरीन है वो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो जाएगा, क्या बना लेगा? HCl। और सिलिकॉन है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाता है तो क्या बना लेगा? SiO2, ठीक है। बैलेंस कर लो, 4 क्लोरीन 4 आ जाएगा, 4 हाइड्रोजन 2 आ जाएगा, बस हो गई बैलेंस। ये सिलिका है, दिस इज द सिलिका। SiO2 क्या होती है? सिलिका होती है, ठीक है। इस तरह से हम रिएक्शन को लिख सकते हैं। यदि आप नाइट्राइड आयन की रिएक्शन वाटर से कराओगे बताओ क्या बनता है? नाइट्राइड आयन की रिएक्शन N3 नेगेटिव आयन की वाटर से कराओगे रिएक्शन तो किसका फॉर्मेशन होता है? एस ब्लॉक में पढ़ाया था मैंने आपको। कौन सी गैस रिलीज होती है यहाँ पे? कौन सी गैस रिलीज होती है? अमोनिया गैस रिलीज होती है। देखो यही आप देखो, जो स्टूडेंट पढ़ता है अच्छे से, है ना, जिसको मतलब बिल्कुल सोच के पढ़ता है उसको तो पता है कौन सी गैस रिलीज होगी। अब जो आप नहीं पढ़ते, ठीक है, देखते ही नहीं हो उठा के खोल के ही, तो फिर कोई भी गैस रिलीज हो क्या फर्क पड़ता है? जब भी नाइट्राइड आयन की रिएक्शन आप वाटर से कराओगे, मैंने वहां पे बताया था कि ये हाइड्रोजन वाले चैप्टर में भी आएगी। यदि आप नाइट्राइड आयन की रिएक्शन वाटर से कराओगे
देखो नाइट्राइड आयन बोल दो या कोई नाइट्राइड आयन का कंपाउंड बोल दो, Li3n बोल दो, एक ही चीज है, दोनों रिएक्शन एक ही चीज होगी है ना। यहाँ पे फर्क क्या है, यहाँ पे केटाइन को हटा दिया, यहाँ पे केटाइन और एनाइन दोनों साथ साथ में है, सिर्फ यहाँ पे एनाइन लिखा हुआ है ना, इसमें केटाइन और एनाइन दोनों साथ साथ में है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्या बनेगा यहाँ पे क्या बनता था, LiOH प्लस अमोनिया बनती कि नहीं बनती थी, है ना। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे केटाइन तो है नहीं, तो क्या बन जाएगा, OH माइनस आयन प्लस NH3 गैस बन जाएगी। बस लिख दो सीधा सीधा, है ना, बैलेंस आप कर ही सकते हो, कैसे कर लोगे बैलेंस, ठीक है, इजी है। ठीक है, नाइट्राइड आयन की रिएक्शन आप वाटर से कराओगे तो अमोनिया गैस रिलीज होगी प्लस बेसिक सॉल्यूशन बनेगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है ना, आने के चांस बहुत ज्यादा है इस रिएक्शन के, ठीक है, क्योंकि मैं आपको 2 चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, बिल्कुल, जब भी आप नाइट्राइड आयन की रिएक्शन या किसी भी मेटल नाइट्राइड की रिएक्शन वाटर से कराओगे तो अमोनिया गैस रिलीज होती है और बेसिक सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है। ये रही वाटर की कुछ रिएक्शन की बात की। अब देखो नेक्स्ट चीज हम पढ़ने जा रहे हैं कि वाटर है वो किस किस फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है किसी भी कंपाउंड के साथ। ठीक है, मतलब 3 टाइप के हाइड्रेट बनते हैं। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट आपको बताने जा रहा हूँ टाइप्स ऑफ हाइड्रेट। हाइड्रेट है वाटर का नाम, ठीक है, टाइप्स ऑफ हाइड्रेट मतलब वाटर है किस किस फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, पहले आपको थोड़ी NCERT शेयर कर देता हूँ, आपको इजी हो जाएगा। ठीक है, एक बार थोड़ी आप देख लोगे तो देख लो, हाइड्रोलिसिस वाली रिएक्शन आप देख सकते हो अपनी जो भी है स्क्रीन के ऊपर, P4O10 प्लस H2O H3PO4 बनेगा। ठीक है, SiCl4 प्लस H2 SiO2 प्लस HCl बनेगा। ठीक है, और नाइट्राइड आयन की रिएक्शन जब आप वाटर से कराओगे तो अमोनिया गैस रिलीज होगी प्लस बेसिक सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अब हाइड्रेट फॉर्मेशन की बात करते हैं। ठीक है, कि जो आपका वाटर मॉलिक्यूल है वो कितने टाइप से रह सकता है, कितने टाइप के हाइड्रेट बना सकता है। तो वाटर मॉलिक्यूल है वो एक्वस सॉल्यूशन में है ना सॉल्ट के साथ क्रिस्टलाइज होता है। ठीक है, और अलग अलग फॉर्म में एसोसिएट हो जाता है। ठीक है, उसकी 3 फॉर्म होती है। तीन फॉर्म कौन कौन सी होती है, एक होता है कोऑर्डिनेटेड वाटर, एक होता है इंटरस्टिशियल वाटर, एक होता है हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर। ठीक है, 3 टाइप के वाटर होते हैं। देखो 3 टाइप के हाइड्रेट बनते हैं, एक होते हैं कोऑर्डिनेटेड वाटर, एक होते हैं इंटरस्टिशियल हाइड्रेट और एक होते हैं हाइड्रोजन बॉन्डेड हाइड्रेट। होता क्या है, डिफरेंस क्या होता है, उसको मैं आपको एक्सप्लेन यहाँ पे करता हूँ, तो देखो ध्यान से। सबसे पहला कोऑर्डिनेटेड वाटर, कोऑर्डिनेटेड, देखो नाम से ही पता चल रहा है कोऑर्डिनेटेड वाटर। कोऑर्डिनेट किसका नाम होता है, एक बॉन्ड का नाम होता है। किसका नाम होता है, बॉन्ड का नाम होता है। यदि वाटर मॉलिक्यूल, इफ वाटर मॉलिक्यूल किसी मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा हो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के जुड़ा हो, ऐसे वाटर को बोलते हैं हम कोऑर्डिनेट वाटर, है ना, कोऑर्डिनेटेड वाटर। एग्जांपल देखो, जब भी ये बड़ा ब्रिकेट आता है, ठीक है, इस तरह से, जैसे मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ CrH2 का होल 6Cl3। ध्यान देना, केमिस्ट्री में अलग अलग टाइप के कंपाउंड होते हैं, आपने देखा होगा। ठीक है, क्या आपने इस टाइप के कंपाउंड भी देखे होंगे जहाँ पे बड़ा ब्रिकेट आता है, बड़ा वाला ब्रिकेट आता है, तो अंदर कुछ लिखा होता है, देखे ना। ठीक है, मतलब देखोगे अभी तो क्या देखे है। ठीक है, जैसे जैसे आप पढ़ोगे देखो, जो बड़े वाले ब्रिकेट, जो बड़ा ब्रिकेट होता है, ठीक है, उसके अंदर जो मटेरियल होता है उसके बारे में थोड़ा आपको मैं इंट्रोडक्शन करा रहा हूँ। ठीक है, तो क्या क्या चीज होती है उसमें, देखो ध्यान दो। बड़े ब्रिकेट में जो सबसे पहले होता है वो होता है मेटल। क्या होता है, मेटल। ठीक है, और जो सेकंड नंबर पे होता है, ये जो स्पीसीज होती है, ठीक है, वो क्या करती है, मेटल के साथ क्या बनाती है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाती है। क्या बनाती है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाती है। यहाँ पे 6 वाटर मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो यहाँ पे जो 6 वाटर मॉलिक्यूल है वो क्रोमियम मेटल के साथ क्या बनाएंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे, है ना।
वाटर कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्यों बना सकता है बताओ, किस कारण वाटर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, क्या रीजन है बताओ। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए क्या चाहिए होता है, कोई बता सकता है कि वाटर कोऑर्डिनेट बॉन्ड किस हिसाब से बना सकता है, कौन से एंड से बना सकता है, वाटर का कौन सा पार्ट कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। हाँ कौन सा बनाता है, ऑक्सीजन बनाता है, ठीक है, कौन सा बनाता है, ऑक्सीजन। देखो वाटर की स्ट्रक्चर को आप देखोगे तो ऐसे ही तो होती है, ऑक्सीजन के पास क्या होते हैं, लोन पेयर, क्या होते हैं, लोन पेयर। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए क्या चाहिए होते हैं, लोन पेयर ही चाहिए होते हैं, ठीक है, मतलब एक लोन पेयर चाहिए होता है एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए, ठीक है, बिल्कुल, है ना। ऑक्सीजन वाला पार्ट क्या बनाता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। तो ये वाली जो चीज है अंदर, ठीक है, ये क्या बनाती है, फॉर्म्स कोऑर्डिनेट बॉन्ड विथ मेटल, कोऑर्डिनेट बॉन्ड विथ मेटल, ठीक है। तो जो वाटर है वो क्रोमियम के साथ क्या बनाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। कितने वाटर मॉलिक्यूल है, 6 वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो यहाँ पे कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे, 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे। ध्यान दो, बड़े वाले ब्रिकेट में यदि वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है तो वो हमेशा क्या बनाता है, कोऑर्डिनेटेड वाटर होता है। वो क्या होता है, कोऑर्डिनेटेड वाटर होता है, वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं आपको, कोबाल्ट NH3 का होल 4, H2O का होल ट्वाइस डॉट Cl3। बताओ यहाँ पे कितने कोऑर्डिनेटेड वाटर है इस कॉम्प्लेक्स में, इसको आप कॉम्प्लेक्स बोल देते हो, ठीक है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोलते हैं इसको। कितने कोऑर्डिनेटेड वाटर, हाउ मेनी कोऑर्डिनेटेड वाटर इज प्रेजेंट इन दिस कॉम्प्लेक्स, कितने प्रेजेंट है, 2 कोऑर्डिनेटेड वाटर प्रेजेंट है। कितने वाटर प्रेजेंट है, 2 कोऑर्डिनेटेड वाटर प्रेजेंट है, ठीक है, बिल्कुल, है ना। बाकी 4 अमोनिया बना रही है, वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रही है, टोटल 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से आप कोऑर्डिनेटेड वाटर के बारे में पता कर सकते हो कि कौन सा कोऑर्डिनेटेड है, ठीक है, बिल्कुल। तो ये तो हो गया कोऑर्डिनेटेड के बारे में। नेक्स्ट और बात करते हैं हम, सेकंड जो हाइड्रेट होता है वो होता है इंटरस्टिशियल हाइड्रेट, इंटरस्टिशियल हाइड्रेट। बताओ इसके, इससे आपका क्या मतलब है, इंटरस्टिशियल हाइड्रेट का मतलब क्या है। आपको मैंने इंटरस्टिशियल हाइड्रेट पढ़ाया था ना कल, इंटरस्टिशियल हाइड्रेट। तो बताओ इंटरस्टिशियल हाइड्रेट क्या होते हैं, थोड़ा बहुत आइडिया आपको, वही तो चीज है मतलब, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। यदि लेटिस के अंदर जो वेकेंट स्पेस होते हैं, जो खाली स्पेस होते हैं, यदि उस खाली स्पेस में वाटर मॉलिक्यूल चला जाए, ठीक है, उसको बोलते हैं हम इंटरस्टिशियल हाइड्रेट, ठीक है। जैसे मान लो, जैसे ये है, ऐसे लिखा हुआ है BaCl2.2H2 है, तो ये आयनिक कंपाउंड है ना, बेरिलियम क्लोराइड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, केटायन और एनायन आपस में क्या फॉर्मेशन करते हैं, लेटिस बनाते हैं, केटायन एनायन, केटायन, ठीक है, फिर एनायन आ जाएगा, फिर केटायन आ जाएगा, ठीक है ना, ऑपोजिटली चार्ज है वो पास रहेंगे, ठीक है। तो ये जो खाली जगह रहती है ना, केटायंस और एनायन के बीच में, दिख रही है ना ये, इस वेकेंट स्पेस को हम क्या बोलते हैं, इस वेकेंट स्पेस को हम इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल साइट या स्पेस बोलते हैं। यदि इस इंटरस्टिशियल साइट में आपका वाटर मॉलिक्यूल आ जाए, ठीक है, यदि यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल इकट्ठे हो जाए, यदि यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल आ जाए, तो ऐसे वाटर मॉलिक्यूल को हम कौन से वाटर मॉलिक्यूल बोलते हैं, या कौन से हाइड्रेट बोलते हैं, ऐसे हाइड्रेट को हम इंटरस्टिशियल हाइड्रेट के नाम से जानते हैं। बेसिकली जो एस ब्लॉक के सॉल्ट होते हैं वो इंटरस्टिशियल हाइड्रेट का फॉर्मेशन करते हैं। समझ गए मेरी बात, इंटरस्टिशियल हाइड्रेट से आपका क्या मतलब है, ठीक है, ओके। थर्ड है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ये क्या होते हैं देखो, जैसे मैं आपके पास एक कंपाउंड लिख रहा हूँ CuSO4.5S, तो सब जानते हैं इस कंपाउंड का क्या नाम होता है, ब्लू कलर का होता है, ये ब्लू विट्रियोल होता है। क्या होता है, ब्लू विट्रियोल होता है। क्या होता है, ब्लू विट्रियोल, ठीक है।
है ना, ये डी ब्लॉक की मेटल है यहाँ पे, ठीक है। तो बेसिकली जो हाइड्रोजन बॉन्डेड आएंगे या जो कोऑर्डिनेटेड बॉन्डेड आएंगे वो डी ब्लॉक की मेटल में आते हैं मोस्टली, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक्चुअली में इसका फॉर्मूला आपको ऐसे लिख रहा है, ठीक है। कहीं आप सोचोगे ये तो इंटरस्टिशियल लग रहा है ना, लगने से क्या हुआ, अब ऐसा थोड़ी है जो दिखता है वो होता ही है, ऐसा थोड़ी जरूरी नहीं है ना। तो इसका जो एक्चुअली इसका रिप्रेजेंटेशन होता है कुछ इस तरह से होता है, इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है एक्चुअली में, CuH2O का होल 4 SO4.H2, ठीक है, इस तरह से ध्यान दो। CuSO4.5H2 को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है, क्या होता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में क्या होता है, बड़ा वाला ब्रिकेट होता है। अब बता सकते हो इसमें कितने वाटर मॉलिक्यूल है वो कोऑर्डिनेटेड है, तो कितने हाइड्रोजन बॉन्डेड है, आइडिया लगा सकते हो कि नहीं, लगाओ। कितने कोऑर्डिनेटेड है और कितने हाइड्रोजन बॉन्डेड है, कोऑर्डिनेटेड प्लस हाइड्रोजन बॉन्डेड, आपका आंसर क्या होगा, आंसर दो। हाँ देखो, वो तो मैंने आना एग्जैक्टली आपको बता ही दिया था, कोऑर्डिनेटेड का तो बारे में आपको पता चल ही जाएगा। यदि बड़े वाले ब्रिकेट के अंदर आपके वाटर मॉलिक्यूल होंगे, ठीक है, बड़े वाले ब्रिकेट के अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल होंगे वो कौन से होंगे, कोऑर्डिनेटेड वाटर मॉलिक्यूल होंगे, क्या होंगे, कोऑर्डिनेटेड वाटर मॉलिक्यूल होंगे, ठीक है। और जो बिग ब्रिकेट है उसके आउटसाइड जो वाटर मॉलिक्यूल है वो कौन सा होगा, हाइड्रोजन बॉन्डेड होगा, कौन सा होगा, हाइड्रोजन बॉन्डेड होगा, क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डेड होगा, है ना, वो हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो कॉपर जो ब्लू विट्रोल है उसमें 4 वाटर मॉलिक्यूल तो क्या होते हैं, कोऑर्डिनेटेड होते हैं, और एक वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है, H बॉन्डेड होता है, क्या होता है, H बॉन्डेड होता है। समझ गए मेरी बात, ठीक है। तो समझ में आ गया ना कि इंटरस्टिशियल हाइड्रेट क्या होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डेड क्या होते हैं, कोऑर्डिनेटेड क्या होते हैं, ठीक है, बिल्कुल। थोड़ा और भी बता देता हूँ, कुछ और एग्जांपल भी बता देता हूँ मैं आपको। FeSO4.7H2 ग्रीन विट्रोल होता है, क्या होता है, ग्रीन विट्रोल होता है, ठीक है। तो ये इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है ना, अंदर 6 वाटर मॉलिक्यूल आते हैं, है ना। आयरन की कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होती है, आयरन आयरन है वो 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, कॉपर 4 बनाता है, ठीक है। इसलिए मैंने 4 रखे हैं यहाँ पे 6 रखूंगा, ठीक है, और बाकी एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर आ जाएगा, ठीक है, इस तरह से। अब बताओ यहाँ पे कितने कोऑर्डिनेटेड है, ग्रीन विट्रोल में, ग्रीन विट्रोल में कितने हैं, 6 कोऑर्डिनेटेड है, और हाइड्रोजन बॉन्डेड कितने हैं, एक है, हाइड्रोजन बॉन्डेड कितने हैं, एक है, शाबाश, ठीक है। इस तरह से हम इसको बता सकते हैं, ठीक है। इसकी स्ट्रक्चर भी आपको बता सकता हूँ, देखो एक्चुअल स्ट्रक्चर इसकी ऐसी होती है, देखो, है ना। थोड़ा हाइड्रोजन बॉन्डेड वगैरह दिखा देता हूँ आपको ना, समझने के लिए, रट्टा नहीं मारनी है, समझ लो, ठीक है, देख लो। CuH2O का होल 4 SO4.H2, देखो ध्यान दो इधर, H2O पे तो कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल होता है ना, ये भी न्यूट्रल होता है। SO4 पे कितना चार्ज होता है, -2 होता है, तो कॉपर पे कितना चार्ज आएगा, यहाँ पे +2 होता है, सब जानते हैं, सल्फेट पे -2 होता है, तो उतना कॉपर पे कितना आएगा, +2 आएगा, तभी तो पूरा कंपाउंड है वो न्यूट्रलाइज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, आपका कॉपर +2 आयन होता है, इसके साथ 4 तो क्या बनते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑक्सीजन वाले एंड से बनते हैं, ऑक्सीजन के पास क्या होते हैं, लोन पेयर होते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी बना देते, देखो ऑक्सीजन वाले एंड से, है ना, लोन पेयर ऑक्सीजन के साथ। इसको मैं थोड़ा ऐसा करके दिखा देता हूँ, चलो, ठीक है। ये तो 4 तो हो गए कोऑर्डिनेटेड वाटर, आपको दिख रहे हैं ना, हर ऑक्सीजन वाला एंड है वो क्या बना रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है मेटल के साथ, ठीक है। अब ध्यान दो, बाकी एक वाटर मॉलिक्यूल है वो इस तरह से आ जाएगा, ये सल्फेट आयन दिखा देता हूँ मैं आपको, थोड़ी जगह कम पड़ गई है, आप देख लो। अब देखो कैसे बनेगा, अब देखो ये आपका हाइड्रोजन है, वो इस ऑक्सीजन के बीच में आ गया, इस ऑक्सीजन के बीच में आ जाएगा, तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी ऐसे डैश डैश से, ठीक है। यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी डैश डैश से, ठीक है। ये वाला हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ क्या बना सकता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है,
और ये वाला हाइड्रोजन भी इसके साथ क्या बना सकता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। आपको पता है ना, जब भी आपका हाइड्रोजन एटम है वो दो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में आ जाता है, लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन, तब हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। ठीक है, तो चार तो क्या बन गया आपके पास, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, ये क्या बन गया, हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया, है ना। एक और बॉन्ड प्रेजेंट है, बताओ कौन सा बॉन्ड है, कॉपर +2 और SO4 2 नेगेटिव के बीच में, कैटायन और एनायन के बीच में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है, बताओ। हाँ, कौन सा है, आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट है ना। देखो कॉपर पे +2 चार्ज है और सल्फेट पे -2 चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन का लॉस गेन तो आयनिक बॉन्ड तो है ही है। ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड भी है ना, ये भी क्या है, कोवलेंट बॉन्ड है, देखो नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड भी है। तो ब्लू विट्रोल में कौन कौन से बॉन्ड हो गए, कुल मिला के कौन कौन से बॉन्ड हो गए, आयनिक भी हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है, कोवलेंट भी हो गया बच्चों, और क्या हो गया, कोऑर्डिनेटेड भी हो गया ना, और हाइड्रोजन बॉन्डेड भी हो गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होगी, इसमें सारे बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है, और आप देख सकते हो एक्चुअली में इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दिखती है। ठीक है, बस आपको समझनी है, रटाफिकेशन का कोई काम नहीं। कोवलेंट है ना, अरे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन कोवलेंट तो बना ही रहे ना, सीधी सीधी बात है, मतलब जो सिंगल बॉन्ड है वो कोवलेंट ही तो है। सल्फेट आयन में जो ऑक्सीजन है वो कोवलेंट तो बना रही है, सिग्मा पाई दिख नहीं रही है आपको, ये सिग्मा पाई सारे कोवलेंट ही तो है ना। वाटर में भी कोवलेंट ही है ना। वाटर का ऑक्सीजन कॉपर के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, जो एरो वाले हैं वो कोऑर्डिनेट है, जो ओनली सिंगल लाइन वाले हैं वो क्या है, कोवलेंट है, और जो डैश डैश वाले हैं वो क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डेड है। तो ये देख लो आप, और ये एनसीईआरटी क्वेश्चन भी है, प्रॉब्लम नंबर 9.4। ऑल स्टूडेंट फोकस ऑन प्रॉब्लम 9.4। तो आप क्वेश्चन को पढ़ लो, हाउ मेनी हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर मॉलिक्यूल आर एसोसिएटेड विद CuSO4.5+2। ठीक है, तो आंसर आप देख सकते हो ना, बिल्कुल देख सकते हो। ठीक है, इतने स्मार्ट तो आप हो कि आपने जो आंसर अभी सीखा है उसके बेसिस पे आपके एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन है उसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, यस, मॉर्निंग सर। हाँ जी। सर ये ब्रैकेट किसको रिप्रेजेंट करती है सर, जो ब्रैकेट बनाते हैं सर हम। ब्रिकेट रिप्रेजेंट करती है, जब भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है उसका पहचानने का तरीका यही होता है, उससे बड़ा ब्रिकेट होता है, उसका नाम होता है आयनाइजेशन स्पीयर होती है, उसका नाम होता है आयनाइजेशन स्पीयर या कोऑर्डिनेशन स्पीयर बोल दो, सॉरी कोऑर्डिनेशन स्पीयर नाम जानते हैं इसको ना, कोऑर्डिनेशन स्पीयर। और सर बड़े इधर वाले तो ब्रिकेट का सर, नाम होता है कोऑर्डिनेशन स्पीयर। इधर तो सर 5H2 लिखे हैं, तो इधर सर इधर ओनली वन वाटर मोलिक्यूल आंसर कैसे आया। तेरे को बताया तो था मैंने, जो 5s2 है उसका रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, ऐसा नहीं होता क्या, अच्छे से देख, यस सर। 5s2 लिखे है, जो लिखा है वो नहीं है, जैसे लिखा है तो फिर तो कोई बता देगा, CuSO4.5s2 फिर तो कोई आंसर दे देगा। ये तो गांव का बच्चा बच्चा जानता है कि CuSO4 के बाहर 5 वाटर मॉलिक्यूल होते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है उसका आंसर 5 वाटर मॉलिक्यूल आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। ओके सर, सर मतलब ऐसे देंगे जैसे अभी क्वेश्चन में दिए, वैसे नहीं देंगे ब्रैकेट बना के। हाँ, वैसे नहीं देंगे, सीधा ऐसे बोल देंगे CuSO4.5s2 है या ब्लू वाटर है, उसमें कितने वाटर मॉलिक्यूल कोऑर्डिनेटेड है और कितने हाइड्रोजन बॉन्डेड है। ठीक है, वो आपको देखना होगा। ठीक है, जैसे ग्रीन विट्रोल है, ग्रीन विट्रोल का फॉर्मूला आपको ही पता होना चाहिए, FeSO4.7s2 है, उसमें कितने कोऑर्डिनेटेड है और कितने हाइड्रोजन बॉन्डेड। तो ये बात हुई वाटर की कुछ चीजों के बारे में जो हमने अभी डिस्कस किया है। अब हम बात करेंगे, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर। ठीक है, हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर की बात करेंगे। मतलब हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर क्या होता है, क्या बेसिकली उसमें डिफरेंस होता है,
आपको कैसे पता कि ये हार्ड वाटर होगा? है? क्या तरीके हो सकते हैं जिनसे आप इनको जान सकते हो? हाँ बिल्कुल ठीक है। मोलर मास, मोलिकुलर मास नहीं। देखो बच्चों, वो हेवी वाटर होता है, ठीक है। हेवी वाटर और हार्ड वाटर में दोनों ही अलग अलग चीजें हैं, ध्यान देना, ठीक है। कभी इनको एक मत समझ लेना, ठीक है। हेवी वाटर और हार्ड वाटर दोनों अलग है। D2O को हम हेवी वाटर बोलते हैं, ठीक है। तो शाबाश, कई बच्चों ने आंसर भी दिया है। हार्ड वाटर है वो सोप के साथ लेदर नहीं बनाता, ठीक है। वो साबुन के साथ झाग नहीं बनाता, ठीक है। उसे कपड़े अच्छे से नहीं धुलते। तो यहाँ लिख देता हूँ, देखो बेसिकली आप कैसे समझ सकते हो? डजंट फॉर्म लेदर विथ सोप। SOAP है ना, नॉट SHOP, है ना। दुकान के साथ बात नहीं करनी है मुझे, ठीक है। साबुन के साथ बात करनी है, ठीक है। साबुन के साथ ये लेदर नहीं बनाता, ठीक है, हार्ड वाटर। और सॉफ्ट वाटर है कैन फॉर्म लेदर विथ सोप, ठीक है। अब देखो, ये हार्ड वाटर का ये तो हो गया कि नॉर्मल सा तरीका कि आप साफ कपड़े धो रहे हो, यदि आपके कपड़े अच्छे से धुल रहे हैं तो सॉफ्ट वाटर है। यदि उसमें अच्छे से झाग नहीं बन रही, ठीक है ना। कई बार आप दुकान वालों के बोल देंगे कि अच्छी साबुन कैसे दे दी हमें तो बेकार से, ठीक है, कुछ झाग ही नहीं बन रहा, ठीक है। और ऐसे ही है, बिल्कुल बिल्कुल घुल रही है, कुछ कपड़ों की जो जो भी है डस्ट है वो हट ही नहीं रही, ठीक है। इसका मतलब वाटर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है। और कई जगह का जो वाटर होता है वो हार्ड वाटर होता है, ठीक है। तो ये तो है एक नॉर्मल सा डिफरेंस, ठीक है। हाँ, जो हर गांव का एक बच्चा बच्चा जानता है कि आपका हार्ड वाटर वो होता है जो साबुन के साथ लेदर नहीं देता, ठीक है। अब इसका टेक्निकल डिफरेंस है वो कुछ कुछ तो ने बताया है। हार्ड वाटर में क्या होते हैं? सॉल्ट होते हैं, ठीक है। सॉल्ट होते हैं, किस किस के सॉल्ट होते हैं? ध्यान देखो, दो मेटल के सॉल्ट होते हैं। एक होते हैं कैल्शियम के और दूसरे होते हैं मैग्नीशियम के। सारे सॉल्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, कौन कौन से सॉल्ट होते हैं नाम बता रहा हूँ। एक तो क्लोराइड सॉल्ट, कौन सा? क्लोराइड सॉल्ट। एक कौन सा? सल्फेट, ठीक है। और एक कौन सा? बाइकार्बोनेट सॉल्ट। कौन सा? बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट सॉल्ट। मतलब या तो CaCl2 प्रेजेंट होगा, या MgCl2 प्रेजेंट होगा, या MgSO4 प्रेजेंट होगा, या CaSO4 प्रेजेंट होगा, या कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्रेजेंट होगा, या फिर मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्रेजेंट होगा, ठीक है। यदि ये चीजें यदि वाटर के अंदर प्रेजेंट है तो वाटर क्या होता है? वो हार्ड वाटर होता है। क्या होता है? हार्ड वाटर। तो हार्ड वाटर में ये सब समान होता है, बिल्कुल आप देख सकते हो, ठीक है। हार्ड वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड सॉल्ट होते हैं, सल्फेट सॉल्ट होते हैं और बाइकार्बोनेट सॉल्ट होते हैं। बट सॉफ्ट वाटर क्या होता है? इन सब सॉल्ट से जो फ्री वाटर है, मतलब जिसमें कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, क्लोरेट, ये सारे छोड़ के जो भी इम्प्योरिटी हो वो चलता है, बस ये नहीं होने चाहिए। चाहे गोबर मिलाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, बस ये नहीं होने चाहिए, ठीक है। वो सॉफ्ट वाटर है, ध्यान दो, ठीक है। ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए, बाकी कोई भी इम्प्योरिटी चलती है वो आपका सॉफ्ट वाटर ही माना जाएगा, ठीक है। मतलब बाकी इम्प्योरिटी नहीं हो तो अच्छी बात है, ठीक है। अब देखो, तो ये तो हुई हार्ड वाटर की। अबे हार्ड वाटर का क्या नुकसान है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो हार्ड वाटर आप यूज करो तो क्या क्या हो सकता है, उसके क्या क्या परिणाम हो सकते हैं, क्या क्या रिजल्ट हो सकते हैं, ठीक है। उसके बारे में ध्यान देते हैं यहाँ पे। देखो देखो, थोड़ा तो मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा सा टेक्निकली, ठीक है। मतलब आप कैसे समझ सकते हो जो भी है। मैं दो तरीके से समझाने के, एक तो सिंपल सी रिएक्शन लिख रहा हूँ। देखो, एक नॉर्मल जो सोप का फॉर्मूला होता है वो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, C17H35 COO माइनस Na+, ठीक है। ये स्टीरेट सोप है। कौन सी सोप है? स्टीरेट सोप है, ठीक है। मान लो आप सोप की रिएक्शन किससे करवा रहे हो? हार्ड वाटर के साथ कराओ तो उसमें क्या होंगे? M+2 आयन होंगे। M यहाँ पे क्या है? कैल्शियम और मैग्नीशियम, है ना, ये हार्ड वाटर। तो ये आप हार्ड वाटर की रिएक्शन सोप से कराओगे, ठीक है। तो ध्यान देना, जो आपका मेटल आयन है वो कौन से वाले पार्ट के साथ कंबाइन हो जाता है? जो एनाइन वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है
उसके साथ कंबाइन हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मेटल पे चार्ज है +2 और यहाँ पे चार्ज है -1, तो कितने मोल कंबाइन होंगे? 2 ना, 2 मॉलिक्यूल कंबाइन होंगे, क्या बनेगा देखो, C17H35 COO का होल ट्वाइस, है ना, और ये M, है ना, ये प्रेसिपिटेट बन जाता है। क्या बन जाता है? प्रेसिपिटेट या स्कम बन जाता है, ठीक है, कई बार इसको स्कम भी लिखते हैं, वो बन जाता है। प्लस बाकी चीज है वो पानी में ही रहती है, Na+ वगैरह, है ना, ये वाटर में होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है? पीपीटी बन जाती है, और ये जब पीपीटी बन जाती है तो फिर लेदर का फॉर्मेशन होना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। मतलब सीधी सीधी बात है, समझो ध्यान से क्या हो रहा है एक्चुअली में, ठीक है। ध्यान दो, जो आपका ये वाला जो चीज है, ठीक है, जो साबुन वाला जो पार्ट है, तो जो सोप है, सोप में क्या है, ये वाला जो पार्ट है, देखो Na+ का तो कोई मीनिंग नहीं है यहाँ पे, ठीक है, वो तो एक छोटा सा केटाइन है। मतलब जो साबुन के जो पार्टिकल है उनको कौन पकड़ रहा है, उनको कौन ट्रैप कर रहा है? मेटल आयन। मतलब मेटल आयन ने क्या किया, जो भी आपने साबुन लगाई है, ठीक है, जो भी है कपड़ों के ऊपर, है ना, तो उस साबुन के जो भी मिसेल्स है ना, इन सब मिसेल्स आप जानते हो ना, मिसेल क्या होती है, 10th क्लास में पढ़ा होगा। उन मिसेल्स को किसने पकड़ के रख लिया, किसने ट्रैप कर लिया? जो आपके कैल्शियम और मैग्नीशियम है, उन्होंने ट्रैप कर लिया। जब उन्होंने ट्रैप कर लिया, तो जब मिसेल को ट्रैप कर लिया, तो आपकी क्या ड्रेस रिमूव हो सकती है, मुझे ये बताओ। जब आपका जो मिसेल्स को ही कैल्शियम और मैग्नीशियम ने ट्रैप करके रख लिया, क्या आपकी डस्ट है वो रिमूव हो सकती है? नहीं हो सकती ना, बिल्कुल नहीं हो सकती, ठीक है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं, ठीक है। जो आपका हार्ड वाटर है, ठीक है, उसमें जो मैग्नीशियम +2 और जो कैल्शियम +2 है, वो क्या करते हैं, जो सोप का जो सोप के जो पार्टिकल्स होते हैं, जो माइसेल्स होते हैं, उनको पकड़ के रख लेते हैं, उनको ट्रैप कर लेते हैं, और ट्रैप करके क्या बना लेते हैं? स्कम या प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन कर लेते हैं, ठीक है। दैट्स वाई आपका जो हार्ड वाटर है वो लेदर फॉर्मेशन नहीं करता, ठीक है। ओके, अब चलो, हार्ड वाटर तो है, तो इसके कई सारे नुकसान है ना। एक तो कपड़े अच्छे से नहीं धुलते, वो तो हमारे लिए नुकसान है। बाकी ना, यदि इंडस्ट्री में जो बॉयलर होते हैं, जहाँ पे है ना इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है, टरबाइन वगैरह में यूज करते हैं, तो वहां पे भी है ना, ये नीचे स्कम प्रेसिपिटेट जमा हो जाती है, जो बॉयलर को नुकसान पहुंचाती है, ठीक है। लॉन्ड्री प्रोसेस में ये कोई काम की चीज नहीं है, वहां पे भी नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। तो हार्ड वाटर के काफी ज्यादा नुकसान है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हार्डनेस को रिमूव करनी है, ठीक है। मतलब आपको प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन करना है, ठीक है, जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन करना है, ठीक है। तो कैसे कर सकते हैं? अब हम बात करेंगे हार्डनेस को कैसे कैसे रिमूव कर सकते हैं, हम हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे पहले कॉमन लैंग्वेज का मतलब पीपीटी बोल दो ना, पीपीटी बोलते हैं। पीपीटी मतलब जो प्रेसिपिटेट हो जाता है कुछ, ठीक है, जो भी सॉलिड फॉर्म में। हाँ, अब जो भी है, सोरा बोलते हैं या जो भी छोरा बोलते हैं, जो भी है। देखो, दो टाइप की हार्डनेस होती है। मैं हार्डनेस को रिमूव तो करना चाहता हूँ, उसमें मेरा इंटरेस्ट पूरा है, ठीक है। बट जब तक मैं हार्डनेस के बारे में पता नहीं करूंगा कि कितनी टाइप की हार्डनेस होती है, ठीक है, कौन कौन से टाइप की हार्डनेस होती है, तब तक आप प्रॉब्लम पे को सोल्व नहीं कर सकते, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ हार्डनेस की बात करते हैं, ठीक है। हार्डनेस के टाइप्स, टाइप्स ऑफ हार्डनेस। तो हार्डनेस दो टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की होती है। एक होती है टेम्पररी हार्डनेस, टेम्पररी हार्डनेस। हाँ, हार्डनेस के भी तो टाइप होते हैं, बिल्कुल टाइप होते हैं। एक होती है परमानेंट हार्डनेस, परमानेंट, स्पेलिंग जो भी है देख लेना आप, परमानेंट हार्डनेस। देखो, परमानेंट का मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा ही रहेगी, उसको आप सॉफ्ट वाटर में चेंज नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अब देखो, दोनों को हम कैसे देखते हैं। तो जो आपकी टेम्पररी हार्डनेस होती है ना, वो आपकी जो नॉर्मल से मेथड है, ठीक है, आप वाटर को बॉईल कर लो या उसमें चूना डाल दो या लाइम डाल दो, ठीक है ना, उससे रिमूव हो जाती है ना, नॉर्मल जो मेथड है उनसे रिमूव हो जाएगी, ठीक है। गर्म करने से भी रिमूव हो जाती है आपकी टेम्पररी हार्डनेस। बट एक परमानेंट हार्डनेस है, उसको रिमूव करने के लिए आपको वेरियस टाइप ऑफ केमिकल प्रोसेस को यूज करना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए आपको थोड़ी मॉडर्न से मेथड यूज करने पड़ेंगे, ठीक है। कोई देसी जुगाड़ से आप काम नहीं चला सकते। उसके लिए तो आपको एक तरह से केमिकली, मतलब जो रिफाइनिंग का प्रोसेस है, ठीक है, जो भी बनाने का मेथड है, उस पर जाना ही पड़ेगा, ठीक है। गर्म करने से बात नहीं बनेगी, ठीक है। तो एक होती है टेम्पररी, एक होती है परमानेंट, ठीक है। अब बात करते हैं कि टेम्पररी हार्डनेस होती है वो कौन से आयन के कारण होती है, और परमानेंट होती है वो कौन से आयन के कारण या सोल्ट के कारण होती है, ठीक है। तो ये भी देखना,
जो टेम्पररी हार्डनेस होती है वो किसके कारण होती है? या तो बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट आ जाए MgHCO3 का होल ट्वाइस, या फिर कैल्शियम का बाइकार्बोनेट आ जाए। मतलब जो हाइड्रोजन कार्बोनेट्स है यदि वो सॉफ्ट वाटर में प्रेजेंट है तब आपकी टेम्पररी हार्डनेस आएगी, ठीक है। वो हार्ड वाटर में जो हार्डनेस है वो टेम्पररी आएगी, ठीक है। यदि बाइकार्बोनेट्स प्रेजेंट कैल्शियम और मैग्नीशियम के, ठीक है, तो वो टेम्पररी हार्डनेस होती है। यदि बाइकार्बोनेट्स के अलावा जो भी सॉल्ट बच गई, ठीक है, कौन कौन से सॉल्ट, जैसे क्लोराइड सॉल्ट हो गया, MCl2 हो गया, MSO4 हो गया, ठीक है, क्लोराइड और सल्फेट हो गया, M यहाँ पे मैग्नीशियम और कैल्शियम है, ठीक है। तो क्लोराइड और सल्फेट सॉल्ट के कारण जो हार्डनेस होती है वो होती है परमानेंट हार्डनेस। तो आ गया समझ कि टेम्पररी हार्डनेस क्या होती है और परमानेंट हार्डनेस किसके कारण होती है? क्लियर है? टेम्पररी हार्डनेस बाइकार्बोनेट्स के कारण होती है और जो परमानेंट हार्डनेस होती है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम की जो सल्फेट एंड क्लोराइड सॉल्ट है उसके कारण प्रेजेंट होती है। टेम्पररी हार्डनेस को आप बॉईल करके या फिर लाइम डाल के रिमूव कर सकते हो, बट एक परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए आपको वेरियस केमिकल मेथड्स का रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। अलग अलग हम केमिकल मेथड यूज करेंगे, ठीक है, 2-4 टाइप के होते हैं, उनकी भी हम बात करेंगे। समझ आ गया ये टाइप्स ऑफ हार्डनेस? समझ में आ गया? तो हम क्या करते हैं, अब हार्डनेस को रिमूव करने के मेथड भी पढ़ते हैं, ठीक है। ठीक है, एक फर्स्ट एक मेथड थोड़ा सा पढ़ लेते हैं टेम्पररी हार्डनेस का, बाकी कल करेंगे, ठीक है। तो टेम्पररी हार्डनेस को रिमूव करने के मेथड पढ़ा रहा हूं मैं आपको, ठीक है। मेथड्स टू रिमूव टेम्पररी हार्डनेस, ठीक है। क्या करना है आपको, सबसे पहला मेथड है बॉइलिंग मेथड। बॉईल कर दो वाटर को, बॉइलिंग मेथड। तो बॉईल करने से क्या होगा, ध्यान देना इधर। जब भी आप हार्ड वाटर को किसी कंटेनर में डाल के बॉईल करोगे तो देखो क्या रिएक्शन होगी। हार्ड वाटर में क्या प्रेजेंट हो सकता है, या तो मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो सकता है ना, यही हो सकता है ना, या फिर कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो सकता है, बाइकार्बोनेट तो हो सकता है टेम्पररी में, है ना। एक्वस लिख देता हूँ, ठीक है, मतलब वाटर प्रेजेंट है, बहुत सारा पानी पानी है, ठीक है, समुद्र बह रहा है, ठीक है। ऐसी बात नहीं है सिर्फ मैं MgHCO3 को बॉईल कर रहा हूँ, ठीक है, वाटर भी प्रेजेंट है। एक्वस का मतलब बहुत सारा पानी है ना। बस पानी को मैं दिखा नहीं रहा, उसको मैं एक्वस सिंबल से दिखा देता हूँ, ठीक है। जैसे आप हीट करोगे तो क्या बनेगा, ध्यान देना। ये वाला हीट होके क्या बना देता है, प्रेसिपिटेट बना देता है। क्या बना देता है, MgOH का होल ट्वाइस का PPT बन जाती है ऐसे, ठीक है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाएगी, ठीक है। इसको आप हीट करोगे तो यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट की PPT बनती है, ठीक है, प्लस CO2 गैस भी यहाँ से भी बाहर निकल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान दे लो, अब ये बन गया ना PPT। अब आपको क्या करना है, देखो इसको गर्म कर लिया आपने, जैसे मान लो आपने एक बर्तन ले लिया, उसमें गर्म कर लिया ना, बहुत बड़ा बर्तन है, पानी को गर्म कर लिया। अब आपको क्या करना है, एक दूसरा कंटेनर लाना है ना, उस कंटेनर के ऊपर क्या करना है, फिल्टर रखना है। क्या करना है, फिल्टर पेपर रखना है। ऐसे फिल्टर पेपर रख दिया मैंने, है ना, ये फिल्टर पेपर है। फिल्टर पेपर तो जानते होंगे आप। आपको क्या करना है, जो भी पानी आपने हीट किया है उसको क्या कर दो, आप इसके ऊपर डाल दो। किसके ऊपर डाल दो, इसके ऊपर डाल दो, है ना। इसके ऊपर डालने से क्या होगा, जो PPT है वो तो कहाँ पे रह जाएगी, ऊपर रह जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड तो उड़ी गई ना, PPT है वो तो क्या रह जाएगी, ऊपर। और नीचे आपका क्या आ जाएगा, पानी। मतलब जो नीचे पानी आ गया है वो कौन सा पानी होगा, कौन सा होगा, हार्ड होगा या सॉफ्ट होगा, कौन सा पानी होगा, सॉफ्ट वाटर होगा। क्या होगा, सॉफ्ट वाटर होगा, ठीक है। PPT जो बची है उसमें या तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। उसको या तो आप फेंक सकते हो, यदि मार्केट में बेचने से कुछ पैसा मिलता है तो फिर उसको भी आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। बट मुझे नहीं लगता आपको कुछ पैसा मिलने वाला है यहाँ पे, ठीक है, बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि सारे जो भी मिक्स हो जाते हैं, है ना। तो इस तरह से हम बॉइलिंग के द्वारा टेम्पररी हार्डनेस को रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। बॉईल करो, PPT बन जाएगी, छान लो, ठीक है। जैसे चाय को छानते हैं ना, चाय तो ऊपर बच जाती है और चाय नीचे आ जाती है, सीधी सीधी बात है। वैसे ही है, PPT है ऊपर रह जाएगी और नीचे क्या आ जाएगा, आपका पानी पानी आ जाएगा, ठीक है। इसको आप यूज कर सकते हो, आपकी जो मर्जी है, ठीक है।
तो स्टूडेंट्स कल हम पढ़ेंगे टेम्पररी हार्डनेस को रिमूव करने का एक और मेथड, जिसको क्लार्क मेथड के नाम से भी हम जानते हैं, ठीक है, जिसमें हम लाइम को यूज करेंगे। बोलो। सर जो ये हार्ड वाटर होता है सर, ये नॉर्मली मिल जाता है घर पे? सर जो घर पे आता है वो हार्ड होता है कि सॉफ्ट होता है? वो डिपेंड करता है, ऐसे ऐसे बता नहीं सकते ना। हमारे घर पे तो जो भी हम धोते हैं वो आराम से कपड़े साफ हो जाते हैं, वहां पे कौन सी स्कम वगैरह बनती है, तो वो सॉफ्ट ही होता है, ठीक है। नहीं मतलब सर वैसे नॉर्मली घर पे सॉफ्ट वाला आता है कि हार्ड वाला आता है? वो डिपेंड करता है कि आपका स्टेट कौन सा है, वहाँ पे पानी कैसा है, ठीक है, उस पे इस पे भी डिपेंड करता है। जरूरी नहीं है ओके। सारे सारे डिस्ट्रिक्ट में हार्ड वाटर ही होता है ना, रीजन पे डिपेंड करता है ना।